और तैयारी कैसी हो रही है आपकी फ्रेंड्स। आज का प्रैक्टिस सेट 88 है पे हम आ गए हैं। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं, इतने क्वेश्चन आपको करा दिए हैं कि अब इनको अगर आप कर लेते हो ना गाइज, ये तो मैं नहीं कहती हूँ कि ये सफिशिएंट है आपके लिए या इन्हें करके आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको आप पढ़ें, अलग से पढ़ें। ये तो सिर्फ इसलिए आपको दिए जा रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतरीन हो। जो चीज़ें आप जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो वहाँ से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो बिल्कुल आप उसको कर पाएँ और प्रैक्टिस होते रहें क्वेश्चंस आपके, तो इसीलिए क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। बाकी इसमें सेल्फ स्टडी आपको ज़रूर करनी है और इनको साथ साथ प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस सेट्स को टीजीटी पीजीटी के लिए तो है ही, लेकिन बाकी भी कोई एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, जैसे DSSB, एलटी ग्रेड या फिर कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे क्या है गाइस। और सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को और लाइक शेयर आपको ज़रूर करना है एक। और गाइस लास्ट में अपना स्कोर आपको मुझे ज़रूर बताना है कि कितना स्कोर आपने गेन किया है इस प्रैक्टिस सेट के अंदर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डज शैली इन हिज ऑड टू द वेस्ट विंड कंपेयर हिमसेल्फ टू द विंड। किस तरीके से वो अपने आप को विंड से कंपेयर करता है। शैली, पीवी शैली कैसे आपको कंपेयर करते हैं विंड के साथ, जो उनकी ऑड टू वेस्ट विंड है, ठीक है। तो उसमें आपको बताना है, एज टुमुल्चुअस माइटी एंड हारमोनियस, एज टेमलेस स्विफ्ट एंड प्राउड। टाइमलेस नहीं, ये टेमलेस होना चाहिए गाइस, ठीक है, टेमलेस होना चाहिए, सॉरी, टेमलेस, ठीक है। और एज इम्पैचुअस एंड इनकैनेटिंग एंड एज चेंड एंड बाउथ। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि एज, सॉरी सी नहीं, बी गाइज, ठीक है, बी ऑप्शन आपका होगा, एज टेमलेस स्विफ्ट एंड प्राउड, ठीक है। चलिए, इन द लास्ट स्टैंजा ऑफ हिज ओड टू द वेस्ट विंड, शैली इन्वोक्स द वेस्ट विंड टू मेक हिम हिज। तो लास्ट स्टेंजा में और टू वेस्ट विंड के लास्ट स्टेंजा में शैली इन्वॉक करते हैं वेस्ट विंड को। किस लिए इन्वॉक करते हैं? मेक हिम हिज, वो क्या बनाना चाहते हैं उसको। तो आसिज, प्रोफेसी, लायर या फिर अपने आप को वो उसके साथ क्या बनाना चाहते हैं उसके लिए, ठीक है, वेस्ट विंड के लिए। तो यहाँ बात आती है लायर। लायर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, आपको पता है, ग्रीक वर्ड है ये। तो इसमें जो लिरिक बनती है लायर से ही, और इंस्ट्रूमेंट पे एक छोटा सा जो गीत गाया जाता है उसी को लिरिक कहते हैं। तो लायर से बना हुआ वर्ड होता है ये। और गाइस यहाँ पे भी जो है वो एक लिरिक बनना चाहता है, वो एक इंस्ट्रूमेंट बनना चाहता है वेस्ट विंड के साथ, ठीक है। एज ड्राइवन लाइक घूस्ट फ्रॉम एन एंचेंटर फ्लीटिंग, हु और व्हाट इज़ ड्राइवन लाइक घूस्ट। तो इस लाइन में आप पढ़ रहे हैं, आर ड्राइवन लाइक घूस्ट फ्रॉम एन एंचेंटर फ्लीटिंग। तो यहाँ पर किसको ड्राइवन किया, व्हाट इज़ ड्राइवन, किसको ड्राइवन किया जा रहा है, लाइक घूस्ट, घूस्ट की तरह। द वेस्ट विंड को, द डेड लीव्स को, द विंड्स रिसीड्स को, या फिर द क्लाउड्स को। तो किस पे आप लोग जाएंगे यहाँ? तो इसका आंसर गाइस डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रहेगा। और डेड लीव्स की बात करेंगे हम, ठीक है, डेड लीव्स को ऐसा वो कहते हैं, ठीक है, वेस्ट विंड के अंदर। नेक्स्ट है, विच डिकन्स नॉवल अटैक्स द न्यू पुअर लॉ ऑफ 1834 इन द ओपनिंग चैप्टर। ओपनिंग चैप्टर में ही जो चार्ल्स डिकन्स हैं, ठीक है गाइज, चार्ल्स डिकन्स जो हैं वो अपने ओपनिंग चैप्टर में ही कौन से अपने मतलब नॉवल में 1834 का जो न्यू पुअर लॉ है उसको उस पर अटैक करते हैं। तो किसकी बात आप यहाँ पर करेंगे, तो ये आपको बताना है गाइज। और चलिए, तो हो जाएगा आपका ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है, हार्ड टाइम्स है, और ये हो जाएगा ओलिवर ट्विस्ट है या फिर डॉम्बी एंड सन है। तो फटाफट से आप इसका आंसर मुझे दीजिए। हाँ, तो ये आपका हो जाएगा गाइज, सी ऑप्शन होगा, ओलिवर ट्विस्ट, ठीक है। ओलिवर ट्विस्ट पे जाएंगे। और ओलिवर ट्विस्ट कब आया था? 1839 की बात करेंगे, 1839, ठीक है। अगर इसको देखें ग्रेट एक्सपेक्टेशन को 1861, अगर इसको देखें हार्ड टाइम्स को तो 1854 में आया था। तो ये डेट्स आप याद रखें इनकी ज़रूर, जो नॉवेल्स डिकन्स के नॉवल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चलिए, आ टेल ऑफ टू, ये टेक क्यों लिखा जाता है पता नहीं, ये ऑटो करेक्शन भी ना। चलिए, अ टेल ऑफ टू सिटीज़, ये क्या है इसके अंदर? हैज़ अ सेंटिमेंटल बफून विद अ मोरल पर्पज़ है, अ कोरिजियस लेडी इन पेन है, एन ऑप्टिमिस्टिक ऑन वर्ज ऑफ कोलैप्स है, या फिर अ रोमांटिक हीरो विद अ वीकनेस है। तो क्या यहाँ पर आप लोग जाएंगे? तो गाइज, अ टेल ऑफ टू सिटीज़ जो है कब का था ये? आई थिंक 1859 में ये जो है पब्लिश हुआ था नोवेल। और इसमें लंदन और पेरिस, दो सिटी की बात होती है, लंदन एंड पेरिस। और क्या बता सकती हूँ, हाँ, इसमें गाइज ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे डिपेंड है ये। और इसमें जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। द कोर्ट ऑफ चांसरी जस्ट सेटिंग इन डिकन्स, डिकन्स के कौन से नॉवल की सेटिंग कोर्ट ऑफ चांसरी है? लिटिल डॉरिट, हार्ड टाइम्स, डॉम्बी एंड सन, या फिर ब्लिक हाउस।
तो इसका आंसर आपका हो जाना चाहिए गाइज डी ऑप्शन होना चाहिए, यानी कि ब्लीक हाउस। ठीक है, ब्लीक हाउस की बात करें तो 1852 या 53 की बात करेंगे, है ना, 1852 से लेके, क्योंकि इनके जो मैक्सिमम वो रहे हैं ना, वो सीरियली पब्लिश होते थे नॉवेल्स, जैसे 1-2 साल तक वो चलते रहते थे, ऐसे नहीं कि एक बार में आ गया है। तो इसलिए जो डेट्स है ना वो 1-2 साल की रहती हैं इनकी। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा ब्लीक हाउस होगा। ठीक है, चलिए। No, thought has not felt the lapse of hours, for what wears out of the life of mortal man, 'tis that repeated shocks again. तो यहाँ आपको आंसर देना है। ये जो कहाँ की लाइन है गाइज, ये लाइन कहाँ की है, बहुत प्यारी लाइन है, तो आपको बताना है कि ये लाइन कहाँ की है। और इसका जो आंसर हो जाना चाहिए वो स्कॉलर जिप्सी होगा, 1853 में आया था। स्कॉलर जिप्सी नाम की जो इनका वर्क था, किसका था, मैथ्यू अर्नोल्ड का था। 18 कब की बात हो रही है, हाँ 1853। ठीक है गाइज, और इसमें स्कॉलर जिप्सी पे जाएंगे हम, मैथ्यू अर्नोल्ड की है। अच्छा, अर्नोल्ड वॉज द फर्स्ट इंग्लिश क्रिटिक टू स्ट्रेस अपॉन द नेसेसिटी ऑफ। अर्नोल्ड पहले क्रिटिक थे, जो इंग्लिश क्रिटिक थे, टू स्ट्रेस, जिन्होंने स्ट्रेस किया किसके ऊपर, किस चीज़ की नेसेसिटी, किस चीज़ की ज़रूरत के ऊपर उन्होंने जो है स्ट्रेस दिया, दबाव दिया। तो कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म है, फंक्शनल है, या फिर क्लासिकल है। तो यहाँ जो होगा कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म की बात हो रही है गाइस। ठीक है, कंपैरेटिव। चलिए, मैथ्यू अर्नोल्ड स्टडीड एट, कहाँ पर स्टडी की थी इन्होंने, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, लंदन या फिर ग्लासगो यूनिवर्सिटी में। तो इसका आंसर आपका बनता है ऑप्शन बी, यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने जो है, डिक्शनरी निकल रहा था मुंह से। चलिए, मैथ्यू अर्नोल्ड, ठीक है, 1841 में तो आपको पता है कि इन्होंने बेलियोल कॉलेज को जो है ज्वाइन किया था, है ना, ऑक्सफोर्ड एज ए क्लासिकल स्कॉलर। ठीक है, चलिए। अच्छा, बाय द एंड ऑफ इन मेमोरियम के एंड में द स्पीकर क्या कहता है, री एम्ब्रेसिस अ क्रिश्चियन विजन आफ्टर डेथ, क्या कहता है वो, री एजर्ट्स रिलीजियस डाउट्स एंड साइंटिफिक सेप्टिसिज्म, रिट्रेट्स द डार्विनियन व्यूज ऑफ लाइफ, सोशल लाइफ, या फिर रिअफर्म्स हिज फेथ इन यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो किसकी बात आप लोग यहाँ पर करेंगे, इसका आंसर गाइज क्या होगा, ठीक है, बताइए फटाफट से। हाँ, इसका आंसर आपको देना है, तो किस पे आप लोग यहाँ पर जाएंगे, तो मेरे हिसाब से ये आपका हो जाना चाहिए, ऑप्शन ए होना चाहिए। ठीक है गाइज, ऑप्शन ए, बाय द एंड इन मेमोरियम में यही जो है, इसी लाइन पे जो है, इसी चीज़ पे जो है स्ट्रेस दिया जाता है। डी ऑप्शन, ए ऑप्शन होगा, सॉरी, है ना, क्या हो जाएगा, री एम्ब्रेसेस अ क्रिश्चियन विजन आफ्टर डेथ। I do not think that since Shakespeare there has been such a master of the English language as I. Who said? कौन कहता है इस लाइन को? मैं नहीं सोचता कि सिंस शेक्सपियर देयर हैज़ बीन, मतलब उनसे ज़्यादा मास्टरी इंग्लिश लैंग्वेज पे अगर किसी ने मेरी तरह की है, मैं नहीं मानता हूँ कि ऐसा कोई शेक्सपियर से के अलावा हुआ है। ये अपने बारे में कहते हैं हमारे कौन कहते हैं गाइज, मैथ्यू अर्नोल्ड, नहीं सॉरी, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की बात हो रही है। सी ऑप्शन होगा यहाँ पर, ठीक है, सी ऑप्शन होगा। और किसके, रिमार्क टू कार्लिन। ठीक है, चलिए, ये किसके, मतलब किसके बारे में कहा गया है, ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में कहा है और कार्लिन ने कहा है इसमें। अच्छा, व्हाट इज़ द अनदर टर्म फॉर आर्ट सेक, आर्ट सेक को जो है क्या कहा जाता है, कौन से आपको इसमें कौन से वर्ड को आप इसमें रखेंगे, तो एस्थेटिसिज्म, क्योंकि एस्थेटिक का मतलब ही ब्यूटी होता है, तो आर्ट फॉर आर्ट सेक। और यहाँ जो इसको यही आर्ट जो एस्थेटिसिज्म मूवमेंट है उसमें, एस्थेटिक मूवमेंट है उसमें आर्ट फॉर आर्ट सेक का ही जो है एक लोगो है। ठीक है, रोमांटिसिज्म वॉज लिबरलिज्म इन लिटरेचर, हु सेड, किसने कहा है ऐसा। ठीक है गाइज, बताइए फटाफट से, ये चीज़ किसने कही है, रोमांटिसिज्म वाज लिबरलिज्म। तो ऐसी बात कौन कह सकता है, मेरे हिसाब से तो ये कहना चाहिए विक्टर ह्यूगो को, है ना, विक्टर ह्यूगो जो है इसका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन पे ही जाएंगे हम। ठीक है, विक्टर ह्यूगो जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्या है हमारे पास, द एरर ऑफ इवेल्युएटिंग अ पोएम बाय द इमोशनल इफेक्ट्स अपॉन द रीडर इज नोन एज, किसी भी पोएम के अंदर अगर कोई एरर
आ रहा है किसकी वजह से, जो इमोशनल इफ़ेक्ट्स होता है उसकी वजह से अगर एरर आ रहा है तो वहाँ पर आप किस नेम से इसको जानेंगे। इंटेंशनल फैलेसी होती है, पैथेटिक, अफेक्टिव या फिर लॉजिकल फैलेसी। तो सी ऑप्शन गाइस, अफेक्ट्स हो रहा है तो इसका मतलब अफेक्टिव फैलेसी पे ही आप लोग जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अफेक्टिव फैलेसी की अगर बात कर रहे हैं तो ये भी जान ले कि इस टर्म को किसने कॉइन किया था गाइस, W.K. विमसेट। ठीक है, ये भी आपकी, मैंने ये क्वेश्चन पहले दिया है, आपको कराया है, मतलब अभी कल परसों में ही मेरे हिसाब से होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका W.K. विमसेट। ऑफ द फॉलोइंग इंडियन राइटर्स राइटिंग इन इंग्लिश, जो हमारे इंडियन राइटर्स इंग्लिश में लिखते हैं, तो हु डजंट बिलोंग टू इंडियन डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा से कौन रिलेट नहीं करता है, तो V.S. नायपॉल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, V.S. नायपॉल यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इनका पूरा नाम क्या है, सर विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल, है ना, विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल। कब, 1932 में पैदा हुए थे और नोबेल प्राइज़ भी मिला था इनको। ठीक है, चलिए करेक्ट स्पेलिंग बताइए क्या होगी बिसीज की। बिसीज की करेक्ट स्पेलिंग मेरे हिसाब से तो आपका ऑप्शन कौन सा होना चाहिए गाइज, ये होना चाहिए आपका, चलिए बताइए, माइंड में आप लोग सोचिए, बताइए, क्या लाइव क्लास नहीं है ये, तो कौन सा आप रखेंगे बिसीज को, तो बी होना चाहिए गाइज मेरे हिसाब से, तो है ना, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, बिसीज, BESIEZ, बिसीज हो जाएगा। चलिए करेक्ट स्पेलिंग देनी है आपको कोरोबोरेट की, तो कोरोबोरेट में डबल आर आता है गाइज। ठीक है, डबल आर आता है तो डी ऑप्शन पर जाएंगे आप लोग। चलिए करेक्ट स्पेलिंग बतानी है हैमरेज की, तो हैमरेज की अगर करेक्ट स्पेलिंग है गाइज तो मेरे हिसाब से तो ए ऑप्शन होना चाहिए, है ना, या फिर बी होना चाहिए। अच्छा हाँ, डबल एम नहीं आता है, डबल आर आता है, ए में डबल एम है, तो यहाँ जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, HEMRRHAG, हैमरेज। ये पहले भी आई थी, 2021 में भी आई थी। अच्छा, लेजन का मीनिंग बताना है, लेजन, तो ये तो 3 ही ऑप्शन दिए हैं मैंने, कोई नहीं, इन्हीं में मिल रहा है हमारा आंसर, सी ऑप्शन हो जाएगा, LIAISON, लेजन। ठीक है। अच्छा, लेजन का मतलब क्या होता है, लेजन का मतलब जो पहले ऊपर बताए हैं उनका मतलब सबका आपको पता था। देखिए, कोरोबोरेट जो वर्ड बताया था उसका होता है कन्फर्म, ठीक है, या फिर गिव सपोर्ट, कन्फर्म सहमति दे देना या फिर सपोर्ट देना किसी को, है ना, स्टेटमेंट में या थ्योरी में। और दूसरी चीज़ जो हमने हैमरेज की बात की थी वो एक तरीके से होता है, एक तरीके से ब्लड ब्लीडिंग होती है, एस्केप ऑफ ब्लड फ्रॉम अ रिपीटेड ब्लड वेसल, है ना, किसी भी नस का फट जाना, दिमाग की या कहीं की भी, ठीक है, और वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। अच्छा, लेजन का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है इंटीमेसी होती है या फिर कनेक्शन होता है, दैट इज़ कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन विद फैसिलिटेट्स अ क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन पीपल या फिर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जो एक कनेक्शन होता है, इंटीमेसी होती है लोगों में या फिर किसी भी लोगों की जो किसी भी मतलब क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ होती है, कोऑपरेशन की जो एक कनेक्शन होता है। ठीक है, चलिए अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है मार्जिनेलिया। मार्जिनेलिया का मीनिंग आपको बताना है क्या होता है, पढ़ लीजिए इनको सारी स्टेटमेंट को और बताइए फिर क्या होगा मार्जिनेलिया। इसका सिनोनिम बताना है या फिर इसका मीनिंग बताना है, एक ही बात है, तो सी ऑप्शन होगा गाइज, यानी कि नोट्स रिटन इन द मार्जिन्स ऑफ अ बुक, किसी भी बुक के मार्जिन पे नोट्स लिखना या फिर डॉक्यूमेंट लिखना जो आपने पढ़ी है। चार्ल्टन, शार्ल्टन पढ़ेंगे आप इसको, है ना, शार्ल्टन, तो शार्ल्टन का मतलब क्या होता है, हु प्रिटेंड्स टू हैव मोर स्किल देन द रियली हैज़, अ मॉडेस्ट वुमन, अ जेंटलमैन, मिल्कमैन, क्या होता है, तो ए ऑप्शन पे ही जाएंगे, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो ये दिखावा करता है, मतलब बहुत ज़्यादा स्किलफुल होने का दिखावा करता है और रियल में वो इतना स्किलफुल होता नहीं है, तो इसी को कहते हैं हम लोग ये शार्ल्टन। ठीक है। अच्छा गाइज़, यहीं तक का था हमारा वीडियो, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं और फिर से जो है कुछ अच्छे क्वेश्चंस क्लियर करेंगे, और तब तक क्लियर पढ़ते रहिए। बाय, टेक केयर, लाइक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और एक कमेंट सेक्शन में एक कमेंट जरूर दीजिएगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं या फिर आपका स्कोर कितना आप गेन कर रहे हैं। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर गाइज़।